अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मलेरिया के बारे में बताऊंगा कि मलेरिया क्या है, इसके अलामात कैसे हैं और इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और ये ज़्यादातर किन इलाकों में पाया जाता है। क्योंकि अब मुझे ख़ुद मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि अब मैं मलेरिया पर डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊँ। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो मलेरिया अक्सर ऐसे इलाके जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है, अक्सर समंदर जिनके ज़्यादा नज़दीक होता है, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश जैसे अफ्रीका के ममालिक में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, तो इस वक्त मलेरिया के मरीज़ के बहुत ज़्यादा केसेस आए थे। तो मलेरिया एक मच्छर के काटने से जो वेक्टर होता है, तो वो मच्छर होता है, मच्छर के काटने से ये फैलता है और ये एक फीमेल मच्छर होती है जिसे एनोफिलीज कहते हैं। जब ये आपको काटती है तो काटने के बाद आपके ब्लड के अंदर एक पैरासाइट जिसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स कहते हैं उसको बेच देती है और वो आपके ब्लड के थ्रू होते होते आपके लीवर में चला जाता है और फिर वहाँ से आरबीसीज को रेप्चर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसका एक लाइफ साइकिल होता है कि ये आपके ब्लड से गेमेटोसाइट्स उठाता है, फिर स्पोरोजोट्स बनाता है, फिर मेरोजोट्स में तब्दील हो जाता है, फिर इसके बाद शाज़ोन्ट्स बन जाते हैं। तो शाज़ोन्ट्स जो होता है वही जाके आपके आरबीसीज को रेप्चर करना शुरू करते हैं। आपके खून के अंदर बहुत सारे मेरोजोट्स आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको फीवर होता है, आपको शेकिंग चिल्स आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अगर हम किस्म की बात करें तो इसके 4 किस्म के टाइप्स होते हैं जो इंसानों को मुतासिर करती है। वैसे तो इसके 5 तरह के अक़साम हैं, लेकिन 4 तरह के इंसानों को मुतासिर करती है जिसके नाम एक को कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरे को प्लाज्मोडियम ओवेलो, तीसरे को प्लाज्मोडियम मलेरी और चौथे को कहते हैं प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम। फल्सीपेरम जो होता है ये डिडली होता है और पाकिस्तान में वाइवेक्स और फल्सीपेरम ही पाया जाता है और ये ज़्यादा जो डिडली होता है वो फल्सीपेरम ही होता है। अब अगर हम इसके सिम्पटम्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो जो शाज़ोन्ट्स बन जाते हैं उसी की वजह से आप शेकिंग चिल्स में चले जाते हैं, आपको ठंड लगना शुरू हो जाता है, फिर आपको फीवर होता है। फीवर आपको सुबह ज़्यादा होगा, जैसे कि 103 104 का बुखार होगा। फिर ये जो बुखार होगा जो ही आपको सर्दी लगेगी, सर्दी लगने के बाद बुखार आएगा, बुखार आने के बाद थोड़ी देर बाद आपको पसीना आएगा और एकदम से बुखार उतर जाएगा, फिर अगली सुबह फिर बुखार होगा और फिर शाम को उतर जाएगा। तो इस तरह से इसका बुखार आता है। इसके अलावा इसमें आपको फ्लू लाइट सिम्पटम्स भी हो सकते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा सर में दर्द हो सकता है और बाकी हड्डियों के अंदर दर्द हो सकता है, जैसे घुटनों के अंदर दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है और अक्सर उल्टी आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं। कुछ सूरत हाल में खून की कमी हो सकती है जिसके लिए सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ता है क्योंकि ये आरबीसीज को रेपचेट करता है। इसके अलावा आपको जॉन्डिस भी हो सकता है अगर बहुत डिडली होता है, या अगर फिर बहुत सीवियर स्टेज में चला जाता है तो फिर आपको सर्वाइकल मलेरिया यानी ब्रेन मलेरिया भी हो सकता है और अगर खुदा ना खास्ता आपकी डेथ भी इसकी वजह से हो सकती है। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो इसमें रिपर टेस्ट करके आपको 15-20 मिनट में एक एमपी करके आपको दिया जाता है और वो 15 मिनट में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव का रिजल्ट दिया जाता है। इसके अलावा सीबीसी भी आपका डॉक्टर करके देख सकता है कि कहीं आपका जो आरबीसीज रेप्चर हुए हैं उसकी वजह से खून की कमी तो नहीं हुई है और जो आपका हेमोग्लोबिन तो कम तो नहीं हुई है। वाइट ब्लड सेल देख सकता है कि कहीं आपको कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है। कभी कभार इसमें प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं और उनको भी देखा जा सकता है। अब अगर हम मलेरिया के इलाज की बात करें तो मलेरिया का इलाज जो है वो आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी वज़न के हिसाब से और स्टेबिलिटी के हिसाब से किया जाता है। ज़्यादातर पाकिस्तान में मलेरिया की जो पहले टेबलेट आती थी वो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन करके आती थी या फिर क्लोरोक्विन सल्फेट के नाम से आती थी। तो ऑलमोस्ट इन सब से रजिस्टर हो चुकी हैं क्योंकि ये काम नहीं करती थी। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो पाकिस्तान में लोग एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। सो एंटीबायोटिक से आपको रेजिस्टेंट हो जाती
जाती है और वो काम नहीं करती, अगली बार वो आपके डॉक्टर को तब्दील करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से इन सब टेबलेट की रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है या जो पैरासाइट्स हैं वो ख़त्म नहीं होते इनसे, तो ये तब्दील करनी पड़ती है। आजकल ज़्यादा आर्थिमेट्रोलोमा फोन्ट्रीन का जो कम्बिनेशन है वो दिया जाता है, जिनके ब्रांड नेम से मुख्तलिफ ब्रांड नेम आती है, जैसे कि कोआर्ट्रम 20/120 mg करके आती है, तो ये आपको मुख्तलिफ मिलीग्राम के अंदर दी जाती है। ज़्यादातर वो 20/120 mg मिलीग्राम के अंदर आपको दी जाती है उम्र और वज़न के हिसाब से। जैसा कि आपका वज़न 5 किलो से 25 किलो के दरमियान है, तो इसका सिरप आता है वो आपको दिया जाता है, जो कि जेन MDS के नाम से आता है। तो वो सिरप जो 30 ml के अंदर आता है वो आपको डॉक्टर दे सकता है। डोज आपको डॉक्टर ही बताएगा आपके वज़न और बीमारी की नौइयत के हिसाब से। जो बड़ों के लिए ये डोज होती है, इसमें आर्टिक्सिन प्लस टेबलेट दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, मतलब सुबह शाम दूध के साथ एक एक गोली लेना है। जैसे कि आपने सुबह 6 बजे एक गोली दूध के साथ ले लिया, तो फिर दूसरी डोज शाम 6 बजे ले लेंगे। 12 घंटे से ज़्यादा वक्फा एक डोज से दूसरी डोज के दरमियान नहीं देना चाहिए। मुसलसल 4 दिन तक ये टेबलेट इस्तेमाल करें। और साथ अगर आपको बुखार ज़्यादा है तो सुबह शाम प्रवास ड्रिप भी लगा सकते हैं। जब बुखार थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो पेनाडोल टेबलेट दिन में 3 मरतबा दूध गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार और सर दर्द के लिए। इसके अलावा मलेरिया में अक्सर हड्डियों में दर्द होता है, इसके लिए आप ओवरीन इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया में अक्सर उल्टियाँ मरीज को आती है, इसके लिए आपने हार्मोमुटिलियन टेबलेट दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन बड़ों के लिए अक्सर डॉक्टर अमूमी खुराक ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और मलेरिया के दौरान 2 दिन तक रोटी ना खाएं, केक, रस, डबल रोटी और फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो हमारी चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।